ठीक है, उसके लिए सिर्फ क्या करना होगा, आपने अपने सी ड्राइव के अंदर यूजर्स का जो फोल्डर है, ठीक है, इस यूजर्स के फोल्डर में आएंगे। जो आपका यूजर होगा उसके अंदर आपको पहला फोल्डर नजर आएगा डॉट एनाकोंडा, नजर आ रहा है। इसी इन्हीं फोल्डर्स के अंदर एक फोल्डर होगा एनाकोंडा 3, ठीक है, एनाकोंडा 3, ये वाला। इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो इस फोल्डर में एक फोल्डर है स्क्रिप्ट, इसको ऑन कर लें। जब ये फोल्डर ऑन हो जाए, ओपन हो जाए, तो इसका जो ऊपर वाला पाथ है सी यूजर्स यूजर नेम एनाकोंडा 3 स्क्रिप्ट्स, इस पाथ को आप कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ सर्च में आएंगे और यहाँ लिखेंगे इन्वायरमेंट। आप env लिखेंगे तो आपको टॉप पे नजर आ जाएगा एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, राइट। इस पे क्लिक किया मैंने और ये नजर आ रहा है क्या यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इस पे क्लिक किया, यहाँ पर नजर आ रहा है पाथ, ठीक। इस पाथ को हमने किया एडिट, राइट। एडिट करने के बाद न्यू, न्यू में देखो मेरे पास ऑलरेडी एडिट है एनाकोंडा 3 स्क्रिप्ट। आप यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे जो आपने पाथ कॉपी किया हो। क्लियर होगी बात? और बस ओके ओके करते जाएंगे तो ये आपका सेट हो जाएगा। आप नया कमांड लाइन खोलें और अपने फोल्डर से दोबारा रन करें तो रन हो जाएगा, ठीक है। क्या किया हमने, सी ड्राइव, कौन सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर आपका है यूजर्स, यूजर का फोल्डर होगा, उसमें जो आपका यूजर है वो, उस यूजर के अंदर फोल्डर है एनाकोंडा 3। कौन सा फोल्डर है, इसमें आ गए। इसके अंदर है फोल्डर स्क्रिप्ट्स, ये स्क्रिप्ट्स को डबल क्लिक किया। अब यहाँ स्क्रिप्ट्स तक का पाथ आप ऊपर से क्या कर लें, कॉपी कर लें और वहाँ इन्वायरमेंट में जाके पाथ सिलेक्ट करके उसको एडिट करके उसमें पेस्ट कर दें, ठीक। सिंपल सा प्रोसेस है। ये आपका जो पाथ है वो इस एनाकोंडा के लिए सेट हो जाएगा। तो आप कहीं से भी पूरे सिस्टम में से ग्लोबली कहीं से भी आप एनाकोंडा एक्सेस कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। डन हो गया। अच्छा जी, तो हम वापस आते हैं हमारी जो वर्किंग फोल्डर है। आप सब लोगों ने भी अपना बना लिया होगा पाइथन, इसके अंदर हमने cmd एंड देन जुपिटर नोटबुक, ठीक है। यही किया था हमने पहले भी, इंटर कर दिया है मैंने, ये आपको कनेक्ट कर देगा ब्राउजर पे। ठीक है, ये आपका फोल्डर आ गया, उसके अंदर अभी एक ही फाइल पड़ी हुई थी, वो हमें यहाँ नजर आ रही, अनटाइटल्ड, अनटाइटल्ड। प्रीवियसली हमने इस फाइल पे काम किया था। एक बात और सुन लें, वो एक बात क्या है कि अगर आप यहाँ फोल्डर पे रहते हुए इस फाइल को क्लिक करेंगे तो ये रन नहीं होगी, ठीक है। हो सकता है ये VS कोड में ओपन हो जाए बट ये उस तरह रन नहीं होगी। आपको इसके लिए पहले जुपिटर रन करना पड़ेगा और फिर यहाँ आकर यहाँ से फाइल रन होगी, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ प्रीवियस फाइल के ऊपर। ये हमने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा काम किया था, ऐसे ही था, ठीक है। मैं इसको जो है आज क्लास 2 के नाम से सेव कर रहा हूँ, रीनेम कर रहा हूँ, और आज डेट है 8 नवंबर 2024, राइट। 9 लिख दिया, अच्छा।
ठीक है, तो फ्रॉम स्क्रैच हम दोबारा शुरू करते हैं। हमें ये जुपिटर का इंटरफेस नजर आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर फाइल का नाम है जो हमने सेव करेंगे, इसी नाम से होगी। डबल क्लिक करके मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। देन अब हमें जो इंटरफेस नजर आ रहा है, यहाँ हमें मेनू नजर आ रहा है, यहाँ बटन नजर आ रहे हैं। सेव का बटन है, प्लस कैची बनी हुई है, कॉपी पेस्ट अप एंड डाउन रन और ऑल दीज थिंग्स। देखो ये जो हमें बॉक्स नजर आ रहा है हॉरिजॉन्टल, इस बॉक्स को हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल, राइट। तो अभी हमारे पास इस नोटबुक में कितने सेल नजर आ रहे हैं मुझे? एक। यहाँ पर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? लाइन नंबर 1, 2 3 4 5 6 7 8 9, लाइन नंबर। अगर आपके पास लाइन नंबर नजर नहीं आ रहे हैं तो आप व्यू में जाके टूगल लाइन नंबर, या व्यू में आपको क्योंकि आपने नया डाउनलोड किया है नया वर्जन, तो उसमें कहीं और होगा, ढूंढ लीजिएगा, तो लाइन नंबर आपको नजर आने लगेंगे। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो फिर मेरे पास से भी लाइन नंबर गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो टूगल लाइन नंबर्स ये आ गए। ये जो इन नजर आ रहा है, IN लिखा हुआ है, इसका मतलब है इनपुट। हम क्या कमांड इनपुट दे रहे हैं? जब मैं इसको इनपुट देता हूं, मैंने कहा भाई प्रिंट कर दो पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ये मैंने इनपुट किया। जब मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करता हूं, एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास रन का बटन बना हुआ है, राइट। और अगर मैं कीबोर्ड से रन करना चाह रहा हूं तो हमारे पास क्या है अभी? शिफ्ट का बटन प्लस इंटर। शिफ्ट दबा के इंटर दबा दें तो आपका सेल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो नीचे लाइन में क्या नजर आ रहा है मुझे? आउटपुट। आपके यहाँ आउट लिखा हुआ भी आ रहा होगा। तो ये इनपुट है, इनपुट नंबर 1, और ये हमारे पास क्या आ गया? उसका आउटपुट नजर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब प्रिंट हम कर रहे हैं, प्रिंट ही को डिस्कस करते हैं। तो प्रिंट हमारे पास भाई क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं? अभी मैंने यहां क्या प्रिंट किया? अभी मैंने यहां पर एक टेक्स्ट दे दिया है। अभी स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहे, नए लोगों के लिए बात कर। अभी मैंने यहां पर एक टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक है, और उस टेक्स्ट को एज इट इज प्रिंट कर दिया। तो ये अगर मैं इससे बात करूं कि भाई इसने कितनी वैल्यूज को प्रिंट किया, कितनी वैल्यूज को प्रिंट किया है, तो ये इसके लिए एक वैल्यू है। पूरा टेक्स्ट क्या है? एक वैल्यू है। बट अगर मैं यहां पर लिखता हूं हेलो क्लास, अब ये कितनी वैल्यूज हो गई? कैसे पता चलता है दो वैल्यू है? कॉमे की वजह से। जब कॉमा आ जाता है इसका मतलब एक वैल्यू का एंड हो गया और दूसरी वैल्यू शुरू होने लगी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यूज हो गई? दो वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हम कितनी वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है, बट एक लिमिट है। वो क्या है कि आप इतनी वैल्यू प्रिंट कर दें कि जब वो प्रिंट कर रहा हो तो आपकी पूरी अवेलेबल रैम स्टोर हो जाए, उस पर चढ़ जाए, तो वो एरर आ जाएगा कि मेमोरी नॉट अवेलेबल। तो ये लिमिट है। बाकी आप जितनी लंबी चाहे, जितनी सारी वैल्यू चाहे वो आप प्रिंट करा सकते हैं। चाहे वो एक ही वैल्यू इतनी बड़ी हो जाए, चाहे वो मल्टीपल वैल्यूज इतनी सारी हो जाए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये है कि मैं एक भी करा सकता हूं, मल्टीपल भी करा सकता हूं, मैं कौन कौन सी वैल्यू करा सकता हूं? ठीक है, तो प्रिंट करा के मैंने अभी टेक्स्ट लिखा था, मैंने अभी यहां पर क्या लिख दिया? नंबर लिख दिया। मैंने यहां पर एक नहीं, दो, तीन, चार नंबर लिख दिए, उसने चार नंबर्स प्रिंट कर दिए। तो नंबर्स प्रिंट करने की भी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, क्या मैं नंबर और टेक्स्ट, क्या ये
दोनों भी प्रिंट करा सकता हूँ एक ही उसमें, हाँ भी कोई मसला नहीं है उसे। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, अब बात ये है, जब मैं इस आउटपुट को देख रहा हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है? 100 आई एम अ टेक्स्ट, या अगर मैं इसकी बात कर लूं 100, 200, 300 और 400, ये कैसे पता चल रहा है कि 4 वैल्यूज हैं? नहीं, यहां पर आउटपुट में स्पेस की वजह से पता चल रहा है। क्या हमने इसको बोला था कि स्पेस डाल दो? तो फिर इसने क्यों डाला? नहीं, कॉमा सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट्स द एंड ऑफ फर्स्ट वैल्यू, और इसके बाद क्या होगी, दूसरी वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रिंट जो है ना, ये प्रिंट एक फंक्शन है, हमने बनाया, किसने बनाया? प्रोग्रामिंग पाइथन ने बनाया है ना। तो पाइथन ने ऐसे हजारों फंक्शंस हैं जो कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन हमें हर फंक्शन के बारे में पता तो फिर कैसे पता चलेगा? पहला ऑप्शन तो ये, जाके गूगल पे लिखो भाई फंक्शन क्या करता है, या उस पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, वहां जाके पढ़ के आओ फंक्शन क्या करता है। दूसरा ये होता है, देखो कि हमारे पास ये प्रिंट लिखा ना मैंने, ये कर्सर कहां पर आ रहा है? अभी सेंटर में आ रहा है। आप इस कर्सर पे शिफ्ट दबा के रखें और टैब दबा दें, तो ये फंक्शन अपनी फंक्शनैलिटी को, डिस्क्रिप्शन जो है उसका खोल देगा। इसको कहते हैं सिग्नेचर। क्या कहते हैं? फंक्शन अपना सिग्नेचर डिस्प्ले कर देगा कि मैं क्या करता हूं, मुझे क्या चाहिए होता है और मैं बदले में क्या देता हूं। ये हर फंक्शन करेगा। तो ये क्या कह रहा है भाई, मैं प्रिंट कर दूंगा, क्या प्रिंट कर दूंगा? जो भी आर्ग्यूमेंट्स देंगे, यानी आप जो भी वैल्यूज देंगे। यहाँ आर्ग्यूमेंट सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, इसका मतलब कितनी भी दे दो, कितनी भी दे दो। उसने बताया कि मुझे ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, नहीं, उसने कहा जो भी दे दो, टैक्स दे दो, नंबर दे दो, कुछ भी दे दो, बट वो वैलिड होना चाहिए। और यहां पे देखो क्या हुआ है, सेप का मतलब है सेपरेटर, कि अगर आप एक से ज्यादा वैल्यू देंगे तो वो सेपरेट किसकी बेस पे होगी? स्पेस की बेस पे होगी। इस वजह से यहां पर क्या आ रहा है? स्पेस आ रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको बोलता हूं ऐसी समझने के लिए कि भाई वाकई हम बात सही कर रहे हैं या नहीं, मैं इसको यहां लाता हूं और आखिर में इसको क्या बोलता हूं कि सेपरेटर में स्पेस के बजाय क्या दे दो, यहां पर स्पेस के बजाय आप ये लगा दो। तो अब आउटपुट कैसा आने वाला है? अब आउटपुट ऐसा आने वाला है। ठीक है, तो अब ऑप्शन, अब उनका वाला स्पेस इस्तेमाल नहीं करें हम सेपरेटर, अब अपनी मर्जी का सेपरेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये जो वैल्यू पहले से लिखी हुई है, ये जो वैल्यू पहले से लिखी हुई है इसके अंदर, सेपरेटर के अंदर, इसको कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। क्या कहते हैं? डिफॉल्ट वैल्यू। अगर हम नहीं सप्लाई करते तो कौन सी इस्तेमाल होती है? डिफॉल्ट इस्तेमाल हो जाती है। और अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो फिर डिफॉल्ट नहीं बल्कि हमारी प्रोवाइड की हुई इस्तेमाल होगी। क्लियर है बात ये? राइट। अब मैंने यहां नंबर भी दे दिया, मैंने यहां पर टेक्स्ट भी दे दिया, तो ये जो मैं वैल्यूज दे रहा हूं ना, इनको अब हम प्रोग्रामिंग टर्म्स के अंदर वैल्यूज नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? डेटा। क्या कहेंगे? डेटा। राइट, डेटा कहेंगे। अच्छा, जब मैं इन्हें यहां डेटा लिखा है ना, तो यहां पर एक चीज देखें, यहां हमारे पास ये नजर आ रहा है। ठीक है, जब मैं किसी सेल के अंदर हूं तो यहां पर क्या सिलेक्ट हुआ अभी? कोड। इसका मतलब ये है कि अभी मैं सेल के अंदर जो कुछ भी लिखूंगा वो क्या ट्रीट होगा? पाइथन का कोड ट्रीट होगा। लाइक अब मैंने डेटा लिख दिया तो कहता भाई मुझे क्या पता डेटा क्या है, क्योंकि ये इसको क्या समझ रहा है? पाइथन कोड समझ रहा है। क्यों? अभी इसका मूड क्या है? कोडिंग मूड है। बट मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं एक डेटा की हेडिंग बनाना चाह रहा हूं, तो मैंने यहां पर डेटा लिखा और यहाँ हेडिंग वाला मूड सिलेक्ट कर लिया। आपके पास अगर हेडिंग नहीं आ रहा है तो आप मार्क डाउन कर लें। मार्क डाउन कर लिया, जैसे ही मार्क डाउन करूंगा तो मुझे यहाँ हैश का साइन लगाना पड़ेगा, स्पेस। तो ये
अब ये कोड नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा, एक हेडिंग बन जाएगा। क्या किया मैंने, अगर क्योंकि आप लोगों ने अभी लेटेस्ट वर्जन एनाकोंडा का इंस्टॉल किया है, उसके अंदर चेंजेस आ गई हैं, तो आप यहाँ देखें शायद हेडिंग नजर नहीं आता होगा, ठीक है, मार्कडाउन नजर आ रहा है, आप मार्कडाउन मोड बनाएं और हैश लगा के स्पेस दे दें और जो भी लिखेंगे वो हेडिंग बन जाएगी। ये बात सबको समझ में आई? इसका शॉर्टकट क्या होता है कि अगर आप यूं नहीं करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप सेल में मौजूद हैं, आपके पास कीबोर्ड में सबसे पहला बटन है टॉप लेफ्ट पर एस्केप है, एस्केप दबाएं आप और 1 दबा दें तो ऑटोमेटिकली वो कौन से मूड में चला जाएगा, मार्कडाउन, और हैश लगा हुआ आ गया, इसका मतलब कौन से मूड में आ गया, ये हेडिंग मूड में आ गया। अब मैं यहाँ जो लिखूंगा वो हम यहाँ पर एज अ हेडिंग देखेंगे। हेडिंग का साइज, ये सबसे बड़ा साइज है सिंगल हैश के साथ, लेवल 1 की हेडिंग है। अगर मैं नीचे डबल हैश लगाता हूं और यहां पे लिखता हूं डेटा, और यहाँ पे ट्रिपल हैश लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डेटा, और यहाँ पर क्या करता हूँ भाई, 4 दफा हैश लिखता हूँ, स्पेस देके लिखता हूँ डेटा, और फिर यहाँ पर क्या करता हूँ भाई, 5 दफा लिख देता हूँ। पढ़ी है ना HTML HTML थोड़ी बहुत, तो ये वो HTML वाली ही हेडिंग है। 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग होते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ हेडिंग्स जो है वो नजर आ रही है, राइट। अच्छा, हमें क्या काम करना है, हम डेटा की बात कर रहे हैं, तो डेटा हमारे पास जेन्युइनली कितने किस्म का डेटा होता है, हमारे पास डेटा किस किस फॉर्म में होता है, हमारे पास सबसे पहले नंबर्स की फॉर्म में होता है और टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, वो अल्फाबेट हो, कैरेक्टर हो, वर्ड्स हो, पैराग्राफ हो, नंबर्स और टेक्स्ट, 2 फॉर्म हमारे पास बड़ी कॉमन है, ऐसा ही है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो फिर हम अगली बात करते हैं कि ये नंबर्स और टेक्स्ट हैं, इनको क्या कहते हैं, हम टाइप्स कहते हैं। क्या कि भाई जो वैल्यू जो डेटा में दे रहा हूं उसकी टाइप क्या है, राइट। तो सबसे पहले जब हमारे पास न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स जो हैं, कैसे कैसे नंबर हमने देखे हुए, हमारे पास होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, और हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं, ऐसे ही होता है, एक होल नंबर होता है और एक हमारे पास डेसिमल नंबर होता है, राइट। तो जो होल नंबर होता है, ठीक है, वो होल नंबर प्रोग्रामिंग टर्म्स के अंदर क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं, और पाइथन में उनको हम लिखते हैं कैसे, इंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इंट। तो अब इसका मतलब ये, अब जब भी मैं होल नंबर लिखूंगा उसे नंबर नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा, इंट, क्या कहूंगा, इंट, राइट। इसी तरह से हमारे पास दूसरे डेसिमल्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं फ्लॉट्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स होते हैं, और पाइथन में इसको हम कहते हैं क्या, फ्लॉट, ठीक है, फ्लॉट। अच्छा, नंबर्स तो हो गए, और हमारे पास डेटा कैसा होता है, हमारे पास अभी हमने कहा टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा होता है, राइट। टेक्स्ट की फॉर्म में जो डेटा है वो कैसा होगा, वो एक कैरेक्टर भी हो सकता है ना, वो एक वर्ड भी हो सकता है, वो एक सेंटेंस भी हो सकता है, राइट, और क्या हो सकता है, वो पैराग्राफ भी हो सकता है, ये सब क्या है, टेक्स्ट होगा। अच्छा, याद रखने की बात यह है कि जितना भी डेटा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ होगा वो सारा क्या कहलाएगा, टेक्स्ट कहलाएगा। टेक्स्ट, टेक्स्ट को हम प्रोग्रामिंग टर्म्स में क्या कहते हैं, जैसे नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं, फ्लॉट्स कहते हैं, टेक्स्ट डेटा को हम क्या कहते हैं,
स्ट्रिंग्स कहते हैं, पाइथन में इसको str लिख देते हैं, राइट। ठीक है, तो एवरीथिंग अंडर कोटेशन, चाहे वो कोई नंबर ही क्यों ना हो, क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। और हमारे पास एक और तरह की वैल्यूज होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? बूलियन वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, ये बूलियन वैल्यूज जो हैं ये कैसी होती है भाई? ये ट्रू एंड फॉल्स होती हैं, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, पाइथन में इनको क्या कहते हैं? बूल कहते हैं। क्या कहते हैं? और इनमें दो ही वैल्यूज आती हैं, ट्रू और फॉल्स। ये हमारे पास अभी बेसिक डेटा होगा जिसको हम डील कर रहे होंगे इन एरी अभी अपने रूटीन कोडिंग में। तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रिंट हेलो वी आर तो अब मैंने प्रिंट को कैसा डेटा प्रोवाइड किया है? स्ट्रिंग डेटा प्रोवाइड किया है। और मैंने अभी इस वक्त प्रिंट को कैसा डेटा प्रोवाइड किया है? अभी भी स्ट्रिंग डेटा है, बिकॉज कोटेशन के अंदर दिया, तो एवरीथिंग अंडर कोट्स जो है वो स्ट्रिंग ही होगी। और इस वक्त हमारे पास कैसा डेटा हो गया भाई? फ्लोट डेटा हो गया। तो इस वक्त हमारे पास कैसा डेटा हो गया? अच्छा, ये हमें देख के पता चल रहा है हमारे पास प्रिंट की एक टाइप का फंक्शन भी होता है। क्या होता है? टाइप, जो हमें बताता है कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं उसकी टाइप जो है वो क्या है। लाइक मैंने यहाँ 200 लिखा है, तो इसकी टाइप क्या बताएगा? ये इंटीजर। ठीक है, या अगर मैं इसको प्रिंट करा के पूरा लिखूं तो बाकायदा ये बताएगा कि दिस बिलोंग्स टू अ क्लास कॉल्ड इंटीजर। क्लास से बिलोंग करता है, इंटीजर फैमिली से बिलोंग करता है। अभी आप क्लास को फैमिली समझे। ठीक है, और इसकी अगर टाइप चेक करूं, यहां लिखूं टाइप टाइप, क्योंकि जो टाइप आए उसे प्रिंट कराओ, तो ये किस क्लास से बिलोंग करता है? फ्लोट से। और इसी तरह इसकी अगर टाइप बोलूं कि भाई प्रिंट कराओ, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो? टाइप ऑफ दिस टेक्स्ट। तो इसकी क्लास क्या है? स्ट्रिंग क्लास है। और अगर ये कह दूं प्रिंट करो क्या? टाइप ऑफ ट्रू। देखो, ट्रू को स्ट्रिंग ना समझना, क्योंकि ट्रू के ऊपर कोटेशंस नहीं है, तो एज अ वैल्यू है, तो इसकी टाइप क्या होगी? बूल। तो नजर आ रही, चारों टाइप्स जो आपने देखी हैं वो हमें टाइप भी हमें यही बता रही है कि वो ये टाइप से बिलोंग करता है। ठीक है, अभी क्लास समझ में नहीं आएगी, अभी आप ये समझ लें कि जब हम कह रहे हैं कि इसकी टाइप बूल है या इसकी टाइप स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब ये कि ये किससे ताल्लुक रखता है? स्ट्रिंग फैमिली से ताल्लुक रखता है। इसकी फैमिली इंटीजर है, इसकी फैमिली स्ट्रिंग है, इसकी फैमिली फ्लोट है। ठीक, अच्छा जी, जो स्ट्रिंग है, अभी हम क्या करने जा रहे हैं? प्रिंट तो हमने कराना सीख लिया है, ठीक है। और अभी हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या हैं? ऐसी वैल्यूज जो चेंजेबल हो। क्या हो? चेंजेबल हो, उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। ये वेरिएबल्स क्रिएट कैसे होते हैं? इसके लिए हम एक वेरिएबल आइडेंटिफायर बनाते हैं। आपका मेरा आइडेंटिफायर क्या होता है? नाम।
मेरा और आपका नाम जो है मेरा क्या है, आइडेंटिफायर। तो जो वेरिएबल में बनाऊंगा उसका कोई ना कोई क्या होगा, नाम होगा, जिससे वो आइडेंटिफायर होगा। अब देखो यहां पर मैं उसका फायदा क्या होगा, वेरिएबल का फायदा क्या होगा। देखो यहां मैंने अभी लिखा हेलो वी आर लर्निंग पाइथन। अगर मुझे ये दोबारा प्रिंट कराना हो तो मुझे ये दोबारा लिखना पड़ेगा, है ना। ये और बातें कॉपी पेस्ट कर लूं, बट करना तो पड़ेगा। ये तो अभी एक लाइन थी, अगर ये 10 लाइनें होती तो फिर क्या होता। तो हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज को स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। देखो मैं यहां लिख रहा हूं एक चीज, फिर डिटेल बताऊंगा। मैंने यहां पर लिखा भाई कि हमारा कोर्स कौन सा है, कौन सा कोर्स है भाई, हमारा कोर्स है भाई डेटा साइंसेस एंड एआई। ठीक है, मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अच्छा अजान जरा हो जाए। चल नहीं रहा लैपटॉप। अच्छा जी, यहां पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, और वो वेरिएबल क्या है, कोर्स। उसके अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन की है। ये कैसी वैल्यू है, स्ट्रिंग। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू को किस में डाल दिया है, कोर्स में। जब मैंने ये एग्जीक्यूट किया, सेल एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हुआ क्या है, जब सेल एग्जीक्यूट हुआ है ना, तो बेसिकली जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है, समझना भी, नए लोगों के लिए बता रहा हूं डिटेल में। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है तो हमारी मेमोरी में, कौन सी मेमोरी में, रैम के ऊपर ना, हमारी रैम के ऊपर जहां प्रोग्राम रन हो रहा है, हार्ड ड्राइव पे नहीं हो रहा, हमारी रैम के अंदर क्या होता है भाई, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, एक मकान बन जाता है। ठीक है, और इस मकान का जो आइडेंटिफायर होता है, बिल्डिंग का नाम क्या होता है, जो हमारे वेरिएबल का नाम होता है ना, जो हमारे वेरिएबल का नाम होता है। और इस मकान में रहता कौन है, जो हमारा डेटा होता है, जो हमारी वैल्यू होती है, वो जो है वो इस मकान में बैठी होती है। ऐसे ही है। अब ये बताओ कि मकान में वैल्यू हमेशा रहेगी, हाँ रह सकती है, जब तक हम उसे निकाले नहीं। तो अब क्या होता है कि जैसे ही मैंने ये सेल एग्जीक्यूट किया, तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन हो गई। क्या हो गई, असाइन हो गई। अब जब जब मैं कहूंगा कोर्स, तो जवाब क्या आएगा, डेटा साइंस ही आई। फिर मैं कहूंगा कोर्स, तो जवाब क्या आएगा, डेटा साइंस ही आई। लेकिन लेकिन मैं क्या कहता हूं,
मैं दोबारा कहता हूं कोर्स सेम वेरिएबल, और मैं यहां लिख देता हूं भाई पाइथन फॉर एआई। तो अब क्या होता है, अब ये कहता है कोर्स में पहले कौन रहता था। अब जैसे ही मैंने ये एग्जीक्यूट किया तो इसने क्या किया, इसने उठाया और इसको रिप्लेस कर दिया। पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म, और नई वैल्यू आ जाएगी। अब जब मैं कहूंगा भाई कोर्स, तो क्या आएगा यहां पर, अब देखो यहां पर पहले मैं यहां पर कहता हूं भाई कोर्स, क्या दिखा रहा है मुझे, ठीक है, जितनी बार भी लिखूंगा मेमोरी से यही आंसर आता रहेगा। बट एज सुन एज मैं क्या कर देता हूं, इसको रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, तो अब पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। अब कोर्स में जो है वो यही लिखा हुआ है। लेकिन लेकिन अगर मैं ऊपर जाके 17 नंबर एग्जीक्यूशन को दोबारा रन कर दूं, तो फिर क्या होगा, मेमोरी में ये दोबारा चला जाएगा, ये वाली खत्म हो जाएगी, कोड यहां लिखा रहेगा। बट जैसे जैसे लेटेस्ट जो हमने एग्जीक्यूशन की होगी, लेटेस्ट जो एग्जीक्यूशन की होगी वो वैल्यू बाकी बचेगी, वो वैल्यू वहां पर बैठी हुई होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसी तरह मैं और वेरिएबल बना सकता हूं। ठीक है, अभी मैंने ऐसा वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर कैसी वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है। मैं यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसके अंदर कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अब मैं यहां पर लिखता हूं भाई मार्क्स, तुम्हारी टाइप क्या है, मार्क्स की टाइप पूछ रहा हूं, तो मार्क्स खुद तो कुछ नहीं है, मार्क्स खुद तो नहीं है, अपने अंदर जो वैल्यू बैठी है उसकी टाइप बताएगा। ठीक है, इंटीजर। नमाज पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं यार। रिकॉर्डिंग तो मेरे पास होगी, शेयर कर दूंगा आपसे। अच्छा, अब ये रिजर्व वर्ड की लिस्ट है, ये मैं लगाना चाह रहा हूँ। एक और बात सीख ले, मैंने इसका विंडोज प्रिंट स्क्रीन ले लिया, क्या ठीक है, और यहां पर मैं आया हूं, मैंने इसका मूड जो है वो क्या कर दिया है, मार्कडाउन मूड कर दिया है, और यहां पर पेस्ट कर दिया है। तो ये जो स्क्रीनशॉट लिया है ये एज इट इज यहां लग जाएगा। ठीक है, आपके कोड में आपके सारे नोट्स तैयार होते रहेंगे। तो ये लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड्स है, और भी इसमें रिजर्व वर्ड ये थोड़े से ही लिखे हुए हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता वो आपको पता चलते रहे कि कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स होते हैं, तो याद करने की जरूरत नहीं, सब आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो रिजर्व वर्ड्स भी नहीं हम यूज कर सकते, स्पेस नहीं आएगा इस तरह। ठीक है भाई, इतने, बाकी अगर गलत करेंगे तो वो खुद ही बता देगा मैं एरर हूँ। जी, कौन सी लिस्ट को, तस्वीर में जाके, हाँ फोटोशॉप कर लेते। अरे यार कुछ भी। अच्छा जी, तो अब वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा हमारे पास। वेरिएबल में हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज जो है वो असाइन कर सकते हैं। अब हम कुछ थोड़ा सा प्रोग्राम लिखते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास एक और फंडामेंटल चीज है, वो क्या है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या करती है, फोन उठाती है ना वो, ये वो वाली ऑपरेटर नहीं है, हाँ, ये ऑपरेटर है जो ऑपरेट करता है। नहीं नहीं, ये हमारे पास जब हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा भाई 2+4, तो ये 2+4 में 2 और 4 क्या होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑपरेंड्स। और प्लस क्या होता है, ऑपरेटर होता है। ठीक है, 2 और 4 जो वैल्यूज होती हैं वो ऑपरेंड्स होते हैं, और ये जो बीच में इनके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर। तो आपकी नॉलेज में कितने ऑपरेटर मौजूद है हमारी लिस्ट में, प्लस,
और माइनस प्लस हो गया, और मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। अच्छा, बाकी लोग परेशान नहीं हो, अभी सब डिस्कस कर लेंगे। और असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें। नॉट इक्वल, इक्वल इक्वल, ये सारे अभी चलो अभी यही देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ये हमारे पास कुछ लिस्ट है ऑपरेटर्स की, ठीक है, राइट। ये है, ये है, और ये है, एक और मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। ये हमारी लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स है। कौन सा अभी पहला वाला, ठीक है, माइनस नहीं होता, सबट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, हम इसमें टाइम नहीं जाया करते, हम आगे चलते हैं। हमारे पास मैंने यहाँ दो ऑपरेटर लिखे, ये कौन सा ऑपरेटर है, डिवाइड, और ये कौन सा ऑपरेटर है, ये भी डिवाइड, ठीक है। तो अब क्या होता है, प्लस करना तो हमें सबको आता ही है, कोई मसला तो नहीं प्लस करना किसी को ना आता हो, सबको आता है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, फिर भी हम लिख देते हैं कि हमने ये कर लिया है 5 इंटू 5, ठीक है। और हमारे पास एक और ऑपरेटर याद आ गया, वो कौन सा होता है अभी, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, जो पावर लेते हैं। पावर हम कैसे लेते हैं, डबल स्टार से ले लेते हैं, राइट। यानी 5 का डबल स्टार 5 क्या आ जाएगा, डबल स्टार 5 यार, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 एंड देन 125, कितना हो गया, छोटा कर लेता हूं ताकि कैलकुलेशन में आ जाए, 5 की पावर 3, ठीक है। अच्छा, डिवीजन में देख लें, डिवीजन में हमारे पास दो ऑपरेटर हैं। अच्छा, हम यहाँ प्लस माइनस करें, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना इसको समझने में, ये तो जनरल सी बात है, कोई इसमें प्रोग्रामिंग वाला फंडा नहीं है कि आप परेशान हो रहे हो। डिवीजन हमारे पास जो है, मैं अगर दो वैल्यूज को डिवाइड कर देता हूं, यानी मैंने 10 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो क्या जवाब आएगा हमारे पास, हमारे पास जवाब आएगा 2.0, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये वाला जो सिंगल डिवीजन है ना, ये जो डिवीजन है, ये फ्लोटिंग डिवीजन कहलाता है ना। ये जब डिवाइड करता है तो इट गोज टू वेरी एंड, जब तक कंप्लीट डिवाइड नहीं हो जाता। लाइक अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड कर दूं तो 0.3333 जब तक खत्म नहीं हो जाता, वो क्या लगा रहेगा डिवाइड करने में। यानी जो जवाब आएगा वो कैसा आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट आएगा, इसको कहते हैं प्रिसाइज आंसर आएगा, ठीक है, मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट आंसर टू द वेरी लीस्ट डेसिमल प्लेस तक। बट अगर मैं यहां पर क्या कह दूं भाई, ये हमारे पास ये वाला जो डिवीजन है ये क्या कहलाता है, ये फ्लोर डिवीजन कहलाता है। फ्लोर का एक स्पेशल वर्ड है, बाद में पढ़ेंगे, बट ये फ्लोर डिवीजन कहलाता है। इसको अपनी याद दहानी के लिए हम रख लेते हैं इंटीजर डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा रिजल्ट देगा, अब ये डेसिमल पार्ट नहीं दे रहा, इंटीजर डिवीजन है ना, तो ये डेसिमल पार्ट नहीं दे रहा है, बस कहां तक का पार्ट दे रहा है, अप टू फ्लोर डिवीजन तक, ठीक है। यस, हाँ, ये आप अगर इसको यूं कह लेना कि भाई 29 डिवाइड बाई 3, तो फिर हमारे पास वैसे क्या नजर आएगी हमें, 9.6665 से बड़ी हो गई ना, बट राउंड नहीं कर रहा, ये राउंड नहीं कर रहा कि राउंड करके नहीं, ये डिस्कार्ड कर दे रहा है, चाहे 2.9999 क्यों ना हो, बट 2 ही दिखाएगा, ये डेसिमल पार्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है।
अच्छा, लेकिन अगर अगर इसके अंदर एक वैल्यू ऑलरेडी डेसिमल है और मैंने डबल स्लैश लगा दिया है, अब जो है, अब आप कुछ भी कर लें, अब आंसर डेसिमल में ही आएगा। अब ये डबल स्लैश वाली इंटीजर डिवीजन अप्लाई नहीं होगी, अब ये डेसिमल में ही आंसर जो है वो दिखाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या किया, कलेक्ट कर दिया उसने, क्या उसको आंसर कैसा आ रहा है, डेसिमल। लेकिन डेसिमल पार्ट इसके आगे कहाँ गए यार, क्या 10.2 को 4 से डिवाइड करूं ये आएगा, नहीं आएगा ना। बट जो आंसर आ रहा है उसको डिस्कार्ड किया है, बट टाइप उसने कैसी रखी है उसकी, फ्लोट ही रखी है। टाइप उसकी कैसी रखी है, फ्लोट ही रखी है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास ऑपरेटर डिवीजन का हो गया। एक हमारे पास ऑपरेटर ये वाला है परसेंटेज वाला, इसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस, MO, सही है ना स्पेलिंग, मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये बेचारा क्या करता है, हाँ ये रिमाइंडर नहीं, ये रिमाइंडर बचाता है भाई, बता देता है हमें, रिमाइंडर नहीं है। क्या मतलब, अच्छा देखो, चलो ये भी पढ़ लेते हैं। जब हम कुछ डिवीजन करते हैं, क्या करते हैं, कुछ डिवीजन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, सबने डिवीजन पढ़ी हुई है ना। अगर मैंने 12 को 5 से डिवाइड करना है तो क्या करूं, 5 टू जा, क्यों 5 वन जा 5 क्यों नहीं, हाँ भाई, तो 5 तो छोटा ही है ना। बचपन में टीचर पढ़ाया करती थी, गा गा के पढ़ाती थी, क्या बोलती थी भाई, कि 5 का टेबल उतनी दफा पढ़ो कि 12 आ जाए या 12 से छोटा आ जाए। क्या, 5 का टेबल उतनी दफा पढ़ो कि 12 आ जाए या 12 से छोटा आ जाए। तो उतनी दफा पढ़ो, तो क्या आ गया भाई, 12 तो नहीं आ रहा, 12 से छोटा क्या है, 10, है ना भाई। तो ये जो 5 होता था ये क्या होता था भाई, डिवाइजर, है ना। और ये जो 12 होता था ये क्या होता था, डिवाइडेंट। और ये 2 होता था ये कोशंट। और ये जो आखिर बचता था क्या होता था, रिमाइंडर। तो जब मैं 10 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो जवाब जो मेरे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 से नहीं करता हूं मैं इसको, किससे कर देता हूं, मैं 15 को कर देता हूं 4 से। ठीक है, तो जब मैं डिवाइड करता हूं ना तो क्या जवाब आता है, 3 पॉइंट समथिंग। तो ये आता है कोशंट, कि 4 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ा, इसको क्या कहते हैं, कोशंट। बट अगर मैं डिवाइड ना करूं, क्या ले लूं भाई, 15 का मॉडुलस ले लूं 4 के साथ, तो अब रिमाइंडर बचेगा, 4 3 12, बाकी क्या बचा, 3। तो मॉडुलस जो है वो ये वाली वैल्यू बताता है कि बच क्या रहा है। ठीक है, बच क्या रहा है, ये बहुत काम का ऑपरेटर होता है, लॉजिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब अगर हम कर ले भाई, 10 को मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, मैं डिवाइड कर रहा हूं भाई, ठीक है, 2 पॉइंट, भाई सिंगल डिवाइड लगाया हुआ है, 2.0। और अगर मैं कह दूं भाई डिवाइड नहीं करना बल्कि क्या करना है, मॉडुलस निकालना है, तो अब मुझे ये बताइए कि रिमाइंडर क्या आएगा इसमें, 12, 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 12, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा,
ऐसी सूरत में जब कुछ नहीं बचेगा तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डिवीजन में क्या आता है क्वोशंट कि कितने टाइम टेबल पढ़ा गया, और मॉड्यूलस में क्या आता है, रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है, ठीक है। एक्सपोनेंट हमने देख लिया, इक्वल टू का ऑपरेटर हमारे पास है, ये इक्वल टू का ऑपरेटर नहीं है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट, असाइनमेंट ऑपरेटर कि ये वैल्यू असाइन करता है। यहां भी मैंने शुरू में ऑपरेटर यूज किया, ये सब क्या है, मैंने यहाँ क्या पढ़ा था कि एक वेरिएबल जिसका नाम कोर्स है उसको ये वैल्यू क्या कर दी गई है, असाइन कर दी गई है। ये नहीं पढ़ेंगे कोर्स बराबर है इसके, रवानी में हम बोल रहे होते हैं, बट ये नहीं कहेंगे कोर्स इसके बराबर है, बट कोर्स में ये वैल्यू असाइन कर दी गई है, ठीक है। यानी मार्क्स में क्या वैल्यू असाइन कर दी गई है, 100। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। मैं यहां यूज कर देता हूं दोबारा से, टोटल मैंने यहां पे लिखा भाई कितना है अभी टोटल 120। तो इसको कैसे रीड करूंगा भाई, हाँ, integer value 120 is assigned to a variable named total, यही होगा ना, इंटीजर वैल्यू 120 है जो असाइन हो गई एक वेरिएबल में जिसका नाम क्या है, टोटल है, राइट। फिर ये हमारे पास बेसिक ऑपरेटर हो गए, अर्थमेटिक ऑपरेटर जिन्हें हम कहते हैं। कुछ हमारे पास कैसे ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, नाम कोई भी हो सकता है, टेंशन ना लेना। कंपैरिजन ऑपरेटर ये क्या करता है, वैल्यूज को कंपेयर करता है। इसमें सबसे पहले ऑपरेटर होता है कौन सा, इक्वल टू ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, इक्वल टू ऑपरेटर, ये बराबर के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास नॉट इक्वल टू, फिर हमारे पास ग्रेटर देन, फिर हमारे पास लेस देन, फिर हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर हमारे पास लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से ऑपरेटर हैं जिसमें वैल्यू क्या हो रही होती है, कंपेयर हो रही होती है। ऐसे ऑपरेटर्स का जवाब क्या आता है, हाँ या ना, ठीक है। कैसा जवाब आता है, हाँ या ना, यानी ट्रू या फॉल्स, ठीक है, ट्रू या फॉल्स, ऐसा जवाब आता है हमारे पास। तो अब अगर मैं यहां पर कह दूं कि मार्क्स जो है वो 100 है और हासिल किए नंबर कितने हैं, 67 है, तो अब मैं यहां लिख सकता हूं मार्क्स ग्रेटर देन है किससे, ऑब्टेन्ड से, हाँ, तो क्या जवाब आएगा, ट्रू, ठीक है। सही बात है ना, ये सिंपल सी बात है यार, ऐसा ही है। अगर मैं यहां पे लिख दूं मार्क्स लेस देन है किससे, ऑब्टेन्ड से, अब क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। और क्या होता है भाई, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, ऑब्टेन्ड के, तो क्या हो जाएगा, ट्रू, ट्रू 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 भाई। मार्क्स लेस देन इक्वल टू है किसके, ऑब्टेन्ड के, ठीक है। क्या आ जाएगा, मार्क्स बराबर हैं किसके, ऑब्टेन्ड के, बराबर हैं। बराबर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, इक्वल टू के लिए डबल इक्वल्स, ठीक है। तो कितना हो गया अभी, फॉल्स। और मार्क्स नॉट इक्वल के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिनके जवाब में हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, बूलियन आंसर आता है, ट्रू फॉल्स है या नहीं, यस और नो, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल एंड लॉजिकल, और वो अभी नहीं पढ़ेंगे, उनका जब वक्त आएगा उसमें पढ़ लेंगे, राइट। कोई सवाल इसके अंदर, अभी तक कोई हमने ऐसा रॉकेट साइंस नहीं की, जस्ट प्लस माइनस किए, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमने।
क्या करने लगा हूं मैं यहां पर, मैं यहां पर अभी हम पढ़ने लगे यूजर इनपुट। क्या अभी तक जो वैल्यूज हैं वो अभी हम जो वैल्यूज हैं वो खुद डाल रहा हूं मैं अपनी मर्जी से, मार्क्स में 100 डाल दिया। अब हम कह रहे हैं कि यूजर वैल्यू जो है वो क्या करे, इंटरेक्ट करे कोड के साथ, क्या हो प्रोग्राम के साथ, आप क्या कर सकें, बातचीत कर सकें, वो आपसे कुछ पूछे आप उसको कुछ जवाब दे दें। ठीक है। अच्छा, यूजर इनपुट क्या होता है, यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं एक सिंपल सा इनपुट का फंक्शन। क्या, जैसे प्रिंट का फंक्शन है वो क्या करता है, वो प्रिंट कराता है। इनपुट का फंक्शन क्या लेता है हमसे, वैल्यू इनपुट लेता है। यहां इस इनपुट के अंदर मैं एक मैसेज लिख सकता हूं कि भाई क्या इनपुट करो। मैं कहता हूं भाई प्लीज टेल मी योर एज, अपनी एज बताइए। अच्छा, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, देखना जरा, ये कह रहा है अभी प्लीज टेल मी योर एज। ये जो स्टार बना हुआ आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी सेल के अंदर जो एग्जीक्यूशन हो रही है वो मुकम्मल, और जब तक ये एग्जीक्यूशन मुकम्मल नहीं होगी अगली लाइन एग्जीक्यूट, इसके बाद वाली लाइन नहीं चलेगी अगर आप 3-4 लाइनें चला रहे हैं। तो एग्जीक्यूशन क्यों मुकम्मल नहीं हुई है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई इनपुट दो मुझे, अब मैं दूंगा जब भी तो उसकी बात पूरी होगी। ठीक है, अब मैंने यहां लिखा यार मेरी एज 10 साल। अच्छा भाई ठीक है, ये 10 वैल्यू जो है वो उसके अंदर असाइन हो गई। अब एक मजे की बात यह है कि मैंने तो 10 जो है वो कैसा लिखा था, इंटीजर लिखा था, वो कह रहा है मेरे पास कैसा आया, स्ट्रिंग में चला गया। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जब कभी भी यूजर को कोई भी वैल्यू इनपुट दी जाएगी वो हमेशा किस फॉर्मेट में होगी, स्ट्रिंग फॉर्म। चाहे वो नंबर ही आप लिखेंगे उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। अभी फिल वक्त देखें, डेसिबल डाल देते हैं। अब मैंने यहां पर किया अभी 12.34, अभी भी स्ट्रिंग में चलेगी। ठीक है। अब मसला ये है कि चलो जो भी वैल्यू थी जैसी भी गई, पर गई कहां, गार्बेज में हो गई, हवा में चली गई, क्योंकि मैंने उसे किसी कंटेनर में किसी वेरिएबल में स्टोर किया ही नहीं। तो भाई हमें क्या करना चाहिए था, अगर हम किसी से एज पूछ रहे हैं तो यहां पर मैं क्या बना लूं, एक वेरिएबल बना लूं, किसका, एज का। अब वो जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो किस में चला जाएगा, एज के अंदर चला जाएगा। अच्छा भाई, अब मैंने कहा भी एज इनपुट करें, उसने कहा बेबे मेरी उम्र है 120 साल। ठीक है। अब ये वैल्यू जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया सेल की एग्जीक्यूशन खत्म हो गई, उसको वैल्यू मिल गई, उसने वो वैल्यू उठाकर एज में असाइन कर दी, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, ऐसा ही है। तो अब मैं यहां पर जब करूंगा भाई प्रिंट एज, तो मुझे क्या दिखाएगा, 120। लेकिन इसकी टाइप क्या होगी, टाइप क्या होगी भाई, क्या टाइप होगी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। लेकिन मसला ये है, अब मैं कह रहा हूं कि भाई एज में क्या कर दो, अगर 10 साल बाद तुम कितने साल के हो जाओगे यार, कितने साल का हो जाएगा, 120 का अभी है, तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 130। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं मैं तुम्हें 130 साल का नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई मैं एक नंबर हूं, और नंबर जो है वो किस में ऐड होता है, नंबर में ऐड होता है। तुम मुझे नंबर में ऐड करो, तुम एज जो हो वो नंबर हो ही नहीं, तुम क्या हो, स्ट्रिंग हो। आ रही बात समझ में। तो अब यहां ही मसला हो गया। तो ऐसी सूरत में हम क्या पढ़ते हैं, टाइप कास्टिंग। कास्टिंग समझते हैं, किसे कहते हैं, लोग कास्टिंग का काम करते हैं ना, खिलौने बनाते हैं, एक डाई होती है उसके अंदर चीज डालते हैं, वो उसी तरह मोल्ड होके आ जाती है। सीमेंट ब्लॉक बनते हैं मुख्तलिफ साइजेस के, सांचा जिसे कहते हैं। तो हम भी टाइप को क्या करने लगे, इसका मतलब ये है कि एक टाइप दूसरी टाइप के अंदर क्या हो सकती है,
कन्वर्ट हो सकती है, लाइक लेकिन हर टाइप हर एक में कन्वर्ट नहीं होगी, ये हमें सीखना है। तवज्जो दें जरा। अब मेरे पास जो है ना, फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू है 123, ये कैसी वैल्यू भाई? फ्लोट वैल्यू। अगर मैं इसके ऊपर इंटीजर का रैपर लगा दूं, क्या लगा दूं? इसको कपड़े पहना दिए, किसके? इंटीजर के कपड़े पहना दिए। तो अब जब मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये वैल्यू कैसी नजर आएगी मुझे? इंटीजर नजर आएगी, ठीक है ना? तो जब मैंने उसे कहा कि जो वैल्यू अंदर लिखी है इसे कन्वर्ट कर दो किसके अंदर? इंटीजर के अंदर, तो उसने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से अगर मेरे पास एक वैल्यू है 12 और मैं इसको क्या बोलूं? फ्लोट में कन्वर्ट करके दे दो। अब फ्लोट में क्या करेगा? जीरो लगा देगा, जीरो लगा देगा क्योंकि वैल्यू तो थी नहीं, जीरो लगा देगा। इसी तरह अगर मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है 100 और मैं इसको बोलता हूं इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो? इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या करेगा? उसके कोटेशन हटा दिए, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? इसी तरह मेरे पास अगर मेरे पास एक इंटीजर नंबर है, उसको कह रहा हूं स्ट्रिंग बना दो, क्या बना दो? स्ट्रिंग बना दो, बना दिया उसने स्ट्रिंग, ठीक है? तो इंटीजर से फ्लोट में जा रहे हैं, फ्लोट से इंटीजर में जा रहे हैं, बट एक मसला है। अगर ये वाली बड़ी खास बात है, इसको समझना, अगर मेरे पास फ्लोटिंग नंबर है और वो स्ट्रिंग बना हुआ है, तो स्ट्रिंग से निकल के किस में जा सकता है? फ्लोट में जा सकता है, इंटीजर में नहीं जाएगा डायरेक्ट। किस में नहीं जाएगा? डायरेक्ट इंटीजर में नहीं जाएगा। सी, मैं इसको क्या कहता हूं भाई? इसको आप फ्लोट कर दो, वो कहेगा ठीक है। बट अगर मैं इसको कहूं क्या कर दो भाई? इंटीजर कर दो, वो क्या कहेगा भाई? कि ये इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इसके कोटेशन हटाऊंगा तो अंदर इंटीजर नहीं मिल रहा है मुझे, अंदर क्या मिल रहा है? हाँ, अगर इसको आपको किसी सूरत में इंटीजर ही चाहिए तो पहले इसके अंदर एक और टाइप कास्टिंग लगाएं, कौन सी? फ्लोट की। पहले ये फ्लोट में होगा और फिर बाहर कौन मिल जाएगा इसको? इंटीजर मिल जाएगा, तो ये क्या कर लेगा? इंटीजर में कन्वर्ट, पहले फ्लोट में लाएगा उसे और फिर बाहर इंटीजर में डालेगा, डबल कास्टिंग कर दी उसकी। हाँ, डेटा लॉस तो है, ज़ाहिर है होता है ना, कास्टिंग में तो यही होता है ना भाई, आपने किसी सांचे में रखा हो तो बाकी सारा, घर में केक बनाया ना कभी, कितना जाया होता है, दिल दुख रहा होता है उसको गोल करने में, सारा चीजें जाया हो रही होती है, कास्टिंग ही हो रही होती है ना सारी, एजेस वगैरह निकलती है, सारा सैंडविच बनाते हैं, ब्रेड जाया हो रही होती, तो डाटा लॉस तो होगा। आई समझ में बात? अच्छा, ये हमने क्यों पढ़ी है? क्योंकि क्योंकि हम ये वाला काम करने जा रहे थे, एज वाला, ठीक है? अब इसको दोबारा करते हैं हम। क्या करना है हमने? हमने एक सिंपल सा बना लिया भाई, एक वेरिएबल एज, उसको बोला भाई इनपुट दे दो, उसने कहा क्या इनपुट दूं? मैंने कहा भाई एंटर योर एज। अब जब ये एज की वैल्यू आएगी तो यहां पर एज की वैल्यू की टाइप कैसी होगी? स्ट्रिंग होगी, लेकिन मुझे एज में क्या असाइन करना है? इंटीजर। तो मैं तो यहां जनरेट होने वाली वैल्यू पे ब्रैकेट लगाया और बाहर क्या लिख दिया? इंटीजर, ठीक है? अब जो इनपुट में वैल्यू आएगी पहले वो टाइप कास्ट होगी इंटीजर में और उसके बाद किस में असाइन होगी? एज में। ये बात समझ में आ रही है? गौर कर लो, सब लोग गौर कर लो। पहले क्या होगी? वो इनपुट आएगा, बिल्कुल आ गया, फिर वो इनपुट टाइप कास्ट होगा किसके अंदर? इंटीजर के अंदर, फिर किस में असाइन हो जाएगा? एज के अंदर। तो अब मैं उससे कह सकता हूं भाई, क्या कह सकता हूं भाई? कि प्रिंट करा देता हूं भाई कि यू विल बी कितने ईयर्स? अच्छा, ये काम करने से पहले हमें कुछ और सीखना पड़ेगा।
अभी हम सिंपल क्या करते हैं कि भाई एज प्लस 10 कर देते हैं। क्या कर दिया? एज प्लस 10। अब हमने एज डाली भाई 45, तो एज कितनी हो गई? कितनी एज हो गई? कितने लोग कह रहे हैं एज 55 हो गई? एज कितनी हो गई? क्यों 10 साल तो ऐड कर दिए। अब समझो इस चीज को कि ये जो हमने काम किया है एज प्लस 10, हमने कहा भी एज तुम्हारे पास जितनी भी वैल्यू है मेमोरी में उसमें 10 साल ऐड करो, कितने हो जाएंगे? उसने कहा 55 हो जाएंगे। तो क्या वो खुद 55 हो गया? नहीं हुआ ना? समझ में आ रही बात? तुम्हारे पास कितने पैसे पड़े जेब में यार? हाँ, 100 रुपए पड़े हैं, उसमें 50,000 ऐड कर लो, हो गए 50,100 तुम्हारे पास। तुम्हारे पास 100 ही है ना। हम खरीब ख्यालों में बांट बंदर बांट कर रहे हैं, ठीक है? तब होंगे तुम्हारे पास जब होंगे, तब हम क्या बोलेंगे, जो लो जो जितने मेरे भी 50,000 ऐड कर लो और ये लो अपने घर ले जाओ, अपने पास रख लो, ठीक है? अब क्या हुआ, एज तुम्हारे पास जो वैल्यू थी उसमें 10 साल और ऐड कर लो और मेमोरी में जाके नई वाली वैल्यू को अपनी वैल्यू से रिप्लेस कर दो, तो एज क्या हो जाएगी? अब अपडेट हो जाएगी। पहले जो वैल्यू आई थी वो उसने बता तो दिया कि भाई कितने हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे, बट मेमोरी में थोड़ी 55 करा है उसने। मेमोरी में करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? दोबारा अपने आप को असाइन करना पड़ेगा। ऐसा ही है? सबको क्लियर हो रही बात? तो अब कितनी हो गई? अब अगर एज चेक करेंगे तो 65 हो गई। क्यों 65 कैसे हो गई यार? ये तो 45 थी। चलो ये जवाब कौन देगा? ये तो 45 थी यार। हाँ, नहीं यहाँ पर नहीं हुआ। असल में यहाँ बजाय हमें नजर आ रहा है 10 के 55 हो गया, नहीं, वो 55 मेमोरी में नहीं हुआ था। जब मैंने ये नहीं लिखा हुआ था उससे एग्जीक्यूट कर दिया। एक बार एग्जीक्यूट कर दिया तो मेमोरी में क्या हो गया? अब मैंने दोबारा एज लिखी, दोबारा एग्जीक्यूट कर दिया, चल रही है ना, दोबारा चल रही है। अगर मैं इस सेल को दोबारा कर दूं, अब 75 हो गई, तो आप क्या ये बोलोगे कि भाई डायरेक्ट एज 45 75 बार बार एग्जीक्यूशन जैसे ऐसा, ठीक है? कभी कभी बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ, ठीक है? अच्छा, इसके साथ ही हमें एक और ऑपरेटर याद आ गया जिसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और इसके साथ इसका भाई कौन होता है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कि अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू मौजूद हो, ठीक है, और उसके अंदर मैंने वैल्यू में इजाफा करना हो, तो अभी मैंने बताया काउंट प्लस प्लस यहां नहीं होता, ठीक है? अगर मैं काउंट प्लस 1 करूंगा तो मेमोरी में तो होगा नहीं। अभी देख लिया हमने मेमोरी में। इसका हल क्या है? मैं इसको यूं करके लिखूं तो ये एक वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है? यानी कि मैं दोबारा रन कर देता हूं, काउंट में 1। अब काउंट में इसको दोबारा चलाऊं तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई? 2। अब मैं दोबारा चलाऊं तो एक वैल्यू और 3, फिर दोबारा चलाऊं कितनी हो गई? 4, फिर दोबारा 5। ये जो लाइन लिखी है मैंने, इसका मतलब क्या है? काउंट में एक वैल्यू का इजाफा करो और काउंट में ही दोबारा उस नई वैल्यू को डाल दो। इसका शॉर्टकट ऑपरेटर क्या होता है? काउंट प्लस
इक्वल 1, क्या लिख दिया हमने? इसका मतलब क्या है, दोबारा समझ ले नए बंदे खास तौर पे, काउंट में जो भी वैल्यू है उसमें 1 इजाफा करें और वो जो नई वैल्यू आए उसे काउंट में ही रिप्लेस कर दें। यही मतलब इसका भी है कि ये क्या करेगा, प्लस भी करेगा और हाँ असाइन भी करेगा, प्लस भी करेगा और असाइन भी करेगा। अब मैं अकाउंट में 5 ऐड कर देता हूं, क्या हो गया अभी? काउंट में 5 वैल्यू थी, 10 हो चुकी, अब कितना हो जाएगी? 15, क्योंकि एक और बार चल जाएगा ना ये, फिर मैं दोबारा चलाऊं 20, फिर मैं दोबारा चलाऊं 25, 30, ठीक है। तो ये यही काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, चाहे ये लिख दें चाहे ये लिख दें। इसी तरह जब प्लस हो रहा है तो क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है। काउंट माइनस इक्वल टू 5, अब अगर मैं चेक करूं तो ये रिवर्स चलना शुरू हो जाएगा, 30, 20, 15, 10, 5, 0, ठीक है। जिस तरह प्लस और असाइन हो रहा है उसी तरह से माइनस और असाइन भी हो जाएगा और मल्टीप्लाई और असाइन भी हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ती उसकी, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, हमने इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद हमने उस वैल्यू को प्रिंट भी करा लिया। कोई मसला यहां तक? बस आज यहीं तक रखते हैं हम, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड मैं असाइनमेंट भी आपको दे दूंगा, ठीक है। बल्कि मैं एक छोटा सा असाइनमेंट यहां पे कर भी लेता हूं। किसी बंदे के बारे में सोचते हैं, चलो हैं। अच्छा, मैं क्या करने लगा हूं, जी जी, ऊपर कोई सेल है जो अभी इस पे स्टार बना हुआ है, वह वो सेल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, या तो इनपुट मांग रहा हो आपसे, इंतजार कर रहा है वहां पर, भाई इनपुट दो मुझे, आप आगे बढ़ गए। अच्छा भाई, एक मेरे पास जो है ना, मैंने ये पैराग्राफ ले लिया है, इसको मैंने रॉ पैराग्राफ के तौर पे लिख लिया, ठीक है। अच्छा, और मैं वैसे ही आपको कह रहा हूं, चलो अच्छा भाई, अब छोटी सी एक्टिविटी ये है कि ये हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस पैराग्राफ में से मैं क्या क्या वेरिएबल्स बना सकता हूं। सबसे पहले एक वेरिएबल बनेगा नेम, नेम में क्या वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ, क्या वेरिएबल बन सकता है, हाँ, 5 अक्टूबर 1952, सही है। और ये भी तो आ रहा है, क्या लिख दूं भाई, सिटीजनशिप या नेशनैलिटी, हाँ,
क्या हो जाएगी? पाकिस्तानी। और प्रोफेशन, प्रोफेशन में क्या क्या आएगा? पॉलिटिशियन भी और क्रिकेटर भी। अच्छा, प्रोफेशन, इसको कहता हूं प्रोफेशन 1, तो क्या हो जाएगा भाई? क्रिकेटर। और दूसरा 2 क्या आ जाएगा भाई? पॉलिटिशियन। अच्छा, और अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एज कितनी है, वो भी बता दो वेरिएबल। हाँ, कैसे निकालेंगे? टू 2024 माइनस, तो अगर मैं डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ ये ले लूं 1952 की इंटीजर वैल्यू ले लेता हूं, तो फिर क्या हो जाएगी भाई? एज क्या हो जाएगी? 2024 माइनस डे होगी। सही है ना? ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा जी, और ये चलो, पर काफी है, मतलब इसी तरह के और असाइनमेंट दे दूंगा जिसमें छोटे छोटे काम करके आप प्रैक्टिस जो है, यही वाले नहीं तो हम इस तरह जो है वो कर लेंगे। ठीक है, चलें जी, बस आज यहीं तक रखते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बुक शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो में डाल देता हूं अपने यूट्यूब के ऊपर, उसका लिंक दे देता हूं, और ये वाली नोटबुक जिसपे अभी हम काम कर रहे हैं ये भी मैं